आज के वक्त में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे नेस्ले कंपनी के बारे में ना पता हो। ये वो कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स हर घर में हर एक उम्र के इंसान के लिए बनते हैं और यूज होते हैं। सेरेलैक, चॉकलेट्स, कॉफी, मेडिकल प्रोडक्ट्स, मैगी एंड यहाँ तक कि पेट फूड एंड कॉस्मेटिक तक भी ये कंपनी बनाती है। दुनिया में टोटल 195 कंट्रीज है एंड नेस्ले 189 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स रोजाना बेचती है एंड एक दिन में नेस्ले के पूरी दुनिया में 1 बिलियन प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। नेस्ले के टोटल 2000 ब्रांड्स हैं जिनके अप्रोक्सीमेटली 10,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स दुनिया भर में रोजाना बिकते हैं, जिस कारण नेस्ले की नेटवर्थ है $300 बिलियन। बट नेस्ले की डार्क हिस्ट्री के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। नेस्ले जिसकी शुरुआत बच्चों की जान बचाने के लिए हुई थी, वही कंपनी लाखों बच्चों की मौत का कारण बनती है। नेस्ले जिसने गरीब देशों से उनका पानी चुराकर उनको महंगे दामों पर बोतल वाटर बेचा। नेस्ले जिसने अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए एक झूठा प्रोपोगेंडा फैलाया एंड हजारों नहीं लाखों और करोड़ों नव जमे बच्चों की जान के साथ खेला। बट इतने काले काम करने के बाद भी ये कंपनी आज भी दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी कैसे बनी हुई है और कैसे आज भी लोग इसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आइए पता लगाते हैं। नेस्ले कंपनी के फाउंडर हैं हेनरी नेस्ले, जिनका जन्म 10 अगस्त 1814 को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। 16 साल के होने के बाद हेनरी नेस्ले जे.ई. स्टेन से 4 साल तक फार्मेसी का काम सीखते हैं और फिर 1834 में हेनरी अननोन रीजन के चलते जर्मनी को छोड़ स्विट्जरलैंड वेवी में शिफ्ट हो जाते हैं एंड 1839 तक वो वेवी में ही एक केमिकल लैब में काम करते हैं एंड केमिकल एक्सपर्ट बन जाते हैं। सो हेनरी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे, तो इसलिए वो 1839 में अपने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, जैसे कि कार्बोनेटेड मिनरल वाटर एंड लेमनेड। बट 1840 में यूरोप फूड क्राइसिस आ जाता है, जिस कारण हेनरी नेस्ले को मिनरल वाटर प्रोडक्शन को परमानेंटली बंद करना पड़ता है। फिर 1843 में नेस्ले रैपसीड्स, नट ऑयल्स, लिक्वर्स, रम, एब्सिंथ एंड विनेगर के प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है। पर एक एक करके ये सभी प्रोडक्ट्स फेल हो जाते हैं, लेकिन हेनरी हार नहीं मानता। 1857 में नेस्ले गैस लाइटिंग एंड फर्टिलाइजर पर कंसंट्रेट करते हैं, बट उसमें भी उनको कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई। इसी दौरान यूरोप में नए जन्मे हुए बच्चों की मौत बहुत ज्यादा होने लगी, क्योंकि वो कुपोषण का शिकार होते जा रहे थे, क्योंकि उनकी मदर्स उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना चाहती थी। इसके अलावा एक वियर्ड फैक्ट है कि जो हाई सोसाइटी वाली औरतें थी यूरोप में उस टाइम में, वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती थी अपने बच्चों को, क्योंकि उन्हें ये एक आउट फैशन चीज लगती थी, जस्ट वेस्ट थिंग्स। खैर जो भी हो, बट इस सब की वजह से बच्चों की मौत होनी बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई थी यूरोप में। सो इस बात से हेनरी भी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि 1860 में अपनी मैरिज होने के बाद हेनरी की भी कोई औलाद नहीं हुई थी, तो इस कारण वो इस प्रॉब्लम से डीपली कनेक्ट कर पा रहे थे। सो अपने एक्सपीरियंस और लगन के चलते हेनरी ने ब्रेस्ट मिल्क का एक ऑल्टरनेट बनाने की कोशिश करी, ताकि बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके। एंड इसी के साथ हेनरी अपने एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट दोस्त जीन बीएस के साथ मिलकर इन्फेंट फार्मूला प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देते हैं। इन्फेंट फार्मूला प्रोजेक्ट यानी कि एक ऐसा पाउडर जिसे पानी में मिलाने के बाद बच्चों को पिलाया जाए एंड उन्हें वो सभी हेल्दी न्यूट्रिशंस मिले जो कि ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चों को मिलते हैं। और फिर इसी कारण से ईयर 1866 में हेनरी नेस्ले कंपनी खोलते हैं, द नेस्ले कंपनी। इस इन्फेंट फार्मूला के लिए हेनरी फ्लोर में से एसिड एंड स्टार्च को रिमूव कर देते हैं, ताकि बच्चों को ये जल्दी डाइजेस्ट हो सके, और उनका ये आइडिया काम भी कर जाता है। एंड फाइनली 1867 को हेनरी सक्सेसफुली इन्फेंट फार्मूला बना लेते हैं, जिसे इनिशियली किंडरमेल या चिल्ड्रन फ्लोर के नाम से जाना जाता था एंड इसके बाद इसका ऑफिशियल नाम रखा गया फेरिन लाक्टे। एंड ये फार्मूला काफी ज्यादा बढ़िया था एंड बच्चों में हो रहे कुपोषण को ये पूरी तरह से खत्म कर रहा था एंड लोगों को इसलिए ये बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था एंड इसकी बहुत ज्यादा बिक्री होने लगी। इसी फार्मूला के कारण हजारों बच्चों की जान उस वक्त में यूरोप में बची थी। सो ये सब देख के हेनरी बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि एक लौते मकसद के लिए जो उन्होंने काम करा था, अपनी कंपनी को खोला था, वो पूरा हो रहा था एंड सभी बच्चों की जान बच रही थी। जल्द ही ये फेराइन लैक्टे पूरे यूरोप में फैल गया और इसके बाद ईयर 1870 में यूएसए में भी ये बिकने लगा $0.50 पर बोतल में। एंड इसी के साथ नेस्ले एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी बन गई एंड इसके बाद हेनरी ने एक और लेजेंडरी प्रोडक्ट को लॉन्च करा नेस्ले कंपनी में, जो कि था द कंडेंस्ड मिल्क। उस वक्त तक रेफ्रिजरेटर्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था, सो लंबे समय तक फ्रेश मिल्क को स्टोर कर पाना इम्पॉसिबल था। सो हेनरी ने इस बात को देखते हुए इन्वेंशन करा द कंडेंस्ड मिल्क का, जिसमें हेनरी ने दूध को एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉईल करा, ताकि इसमें से सारा पानी इवेपोरेट हो जाए और दूध गाढ़ा हो जाए। एंड फिर उसमें चीनी ऐड कर दी, ताकि उसे लंबे समय तक प्रिजर्व कर रखा जा सके। एंड इस तरह कंडेंस मिल्क का जन्म होता है, जिसे सभी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद करा एंड इस प्रोडक्ट ने नेस्ले कंपनी को यूरोप की हाईएस्ट ग्रोसिंग कंपनी में से एक बना दिया। और साथ ही साथ हेनरी स्विट्जरलैंड के वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेसमैन बन गए इस प्रोडक्ट के बाद। एंड फिर इसी तरह हेनरी अपनी कंपनी को आगे ले जाते रहे एंड इवन लोकल बिजनेस को भी हेनरी स्मॉल लोन्स देते थे, ताकि वो भी अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। सो इन शॉर्ट हेनरी नेस्ले एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, जो कि बाकी लोगों की भी हेल्प करते थे, ताकि वो भी अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए एंड एक अच्छी लाइफ
जी पाए। बट 1875 तक आते आते हेनरी नेस्ले काफी बूढ़े हो चुके थे और उनकी कोई अपनी औलाद भी नहीं थी। सो इसी कारण वो अपनी कंपनी को अपने ही 3 बिजनेस एसोसिएशंस को बेच देते हैं एंड खुद अपनी वाइफ के साथ ग्लियोन शिफ्ट हो जाते हैं एंड वहां पर जाकर वो एक हाउस ले लेते हैं जिसका नाम नेस्ले विला रखा जाता है। एंड फिर 7 जुलाई 1890 को हेनरी नेस्ले हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कर चले जाते हैं। सो जब हेनरी ने अपनी कंपनी को आगे इन 3 बंदों को बेच दिया तो एग्जैक्ट यही से शुरुआत होती है नेस्ले की डार्क हिस्ट्री की। और आगे आगे आपको पता चलेगा कि इन कंपनी के नए ओनर्स ने कितने ज्यादा घटिया तरीके अपनाए नेस्ले कंपनी में और ज्यादा पैसे कमाने के लिए। नेस्ले कंपनी को वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड करने के लिए नेस्ले ने एंग्लो स्विस नाम की एक कंपनी के साथ मर्जर कर लिया, जिसके बाद ये कंपनी वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड करने लगी, जिसमें अपना इंडिया भी आता है। एंड इस तरह 1912 में नेस्ले कंपनी की एंट्री होती है इंडिया में एंड ये अपनी पहली फैक्ट्री पंजाब के मोगा शहर में लगाते हैं। अभी नेस्ले ग्लोबली एक्सपैंड कर रहा था और सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती है, जिस कारण फ्रेश मिल्क की काफी ज्यादा शॉर्टेज होने लगती है स्पेशली यूरोप में। सो इस कारण सभी लोग कंडेंस्ड मिल्क की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जिस कारण कंडेंस्ड मिल्क की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इवन वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर्स को भी खाने के लिए कंडेंस्ड मिल्क की सप्लाई करी जाती थी, जिस कारण नेस्ले को भारी मात्रा में कंडेंस्ड मिल्क बनाना पड़ा। बट फ्रेश मिल्क के शॉर्टेज की प्रॉब्लम नेस्ले के लिए भी सेम ही थी जैसे कि आम जनता के लिए। सो इस चीज से निपटने के लिए नेस्ले ने काफी ज्यादा लोन्स लेकर यूएसए में कुछ डेयरी फैक्ट्रीज को स्टार्ट करा एंड वहां पर मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करी एंड कंडेंस्ड मिल्क की बढ़ती हुई डिमांड को फुलफिल करा, जिस कारण पूरे वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान नेस्ले ने भारी पैसा छापा। बट फिर 11 नवंबर 1918 को वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाता है और मार्केट में फ्रेश मिल्क मिलना दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण कंडेंस्ड मिल्क की डिमांड अचानक से ड्रॉप हो जाती है एंड नेस्ले को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। बट इन सब को टैकल करने के लिए नेस्ले ने मल्टीपल चॉकलेट बार्स एंड पाउडर्स बेवरेज को लॉन्च करा, जिस कारण ये भारी पैसा छापने लगे एंड कंपनी को स्मूथली रन करने लगे। Nestle's creamy milk chocolate with crunchies tastes just as good as it sounds. Chocolate is scrumptious when it crunches. That's why I love Nestle Crunch. पर नेस्ले को वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा पुश मिला जब इन्होंने 1938 में नेस्कैफे कॉफी को लॉन्च करा। नेस्कैफे के आने से पहले कॉफी को बनाने का काम एक झंझट बड़ा काम होता था, क्योंकि पहले कॉफी बीन्स को रोस्ट करो, फिर उन्हें ग्राइंड करो, फिर फिल्टर करो और फिर कहीं जाकर कॉफी बनती थी। बट नेस्कैफे के आने से नेस्ले ने पूरी दुनिया में कॉफी बनाने का तरीका ही बदल डाला। ये नेस्कैफे एक रेडी टू मेड कॉफी थी, बस कॉफी पाउडर को कप में डालो और इसमें गर्म दूध या फिर गर्म पानी मिक्स करो एंड कॉफी तैयार। एंड नेस्कैफे ने नेस्ले को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। बट ठीक उसी वक्त वर्ल्ड वॉर 2 भी स्टार्ट हो गई थी। बट इस चीज का नेस्ले को अगेन बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नेस्कैफे कॉफी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई एंड इवन आर्मी में भी सभी सोल्जर्स नेस्कैफे की ब्लैक कॉफी पिया करते थे, क्योंकि ये इजीली बन जाती थी एंड उनको एनर्जेटिक भी रखती थी। एंड वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सिर्फ अपनी नेस्कैफे कॉफी के साथ ही नेस्ले ने ओवरऑल 125 मिलियन US$ का कारोबार करा और उस वक्त में ये बहुत ही बड़ा नंबर था, वैसे आज के टाइम में भी है। सो अभी 1940 तक आते आते नेस्ले ग्लोबली अपनी कंपनी को स्टेबलाइज कर चुका था। बट इंडिया में नेस्ले कुछ खास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इंडियन मार्केट में नेस्ले ने सबसे पहले 2 प्रोडक्ट्स कंडेंस्ड मिल्क एंड बेबी फूड लैक्टोजन लॉन्च करा था। बट एज यू नो कि पुराने टाइम में इंडिया में ऑलमोस्ट सारे घर में पशुपालन होता था एंड डेयरी प्रोडक्ट सबके घर में ही बनते थे। प्लस उस वक्त इंडिया में पैकेज फूड को खाना लगभग ना के बराबर था एंड यही सभी चीजें नेस्कैफे के लिए एक बहुत ही बड़ा सरदर्द बन गई, क्योंकि इंडिया में उनके प्रोडक्ट्स बिक ही नहीं रहे थे। सो इस चीज से निपटने के लिए नेस्ले ने इंडिया में गली गली जाकर हाइजीन एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस के कैंपेन शुरू करे और इंडियन लोगों को समझाया कि पैकेज फूड बहुत ही टेस्टी एंड सेफ होता है, प्लस बच्चों के लिए लैक्टोजन बहुत ही जरूरी है ताकि वो कुपोषित ना हो। सो क्योंकि उस वक्त इंडिया के बच्चे भी काफी ज्यादा कुपोषित थे, तो लोगों ने इस चीज को शुरू कर दिया यूज करना, जिसके बाद इनकी बिक्री काफी ज्यादा बढ़ गई इंडिया में भी एंड इस तरह नेस्कैफे ने इंडिया में भी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ली थी। 1970 तक आते आते नेस्ले कंपनी फूड आइटम्स के अलावा फ्रोजन फूड, कॉस्मेटिक एंड फार्मा प्रोडक्ट्स भी बनाने लगी थी, क्योंकि इन्होंने और भी कई सारी कंपनीज को खरीद लिया था। पर वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे पैसा बढ़ने लगता है वैसे वैसे इंसान का लालच भी बढ़ने लगता है एंड कुछ ऐसा ही हुआ नेस्ले कंपनी के साथ। इन्होंने पैसे कमाने के लिए कुछ इतने गंदे गंदे स्टेप उठाए कि इन्होंने लाखों बच्चों की जान ही ले ली और कई सारी जिंदगियां तबाह कर डाली एंड एग्जैक्ट यही से शुरुआत हुई थी नेस्ले की डार्क हिस्ट्री की। दरअसल 1970 के बाद टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से ग्रो करने लगी, जिस कारण बहुत सारी स्टडीज निकल कर आई, जिसमें ये साबित हो गया कि बच्चों की ग्रोथ के लिए माँ के दूध से ज्यादा कुछ भी बेटर नहीं है। ये बात हर एक जानवर को भी पता है जो दूध पिलाता है कि माँ के दूध से बेटर और कुछ भी नहीं है, और इंसानों को ये बात स्टडी से बतानी पड़ रही है। एंड फिर हम कहते हैं कि हम स्मार्टेस्ट स्पीसीज हैं
इस प्लेनेट की। एनीवेज, तो इस स्टडी के बाद सभी मदर अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने लगी और इस कारण नेस्ले का बेबी फार्मूला बिकना बहुत ही ज्यादा कम हो गया और ये बात नेस्ले को जरा भी पसंद नहीं आई। सो इस चीज को रोकने के लिए नेस्ले ने बहुत गंदी गंदी चालें चली। सबसे पहले नेस्ले ने एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करी कि नेस्ले के बेबी फार्मूला से ज्यादा न्यूट्रिशंस वैल्यू और किसी में भी नहीं है। और इसके बाद नेस्ले गली गली अपने कैंपेन भी स्टार्ट करने लगा कि हमारा बेबी फार्मूला न्यूट्रिशंस रिच है। एंड इवन डॉक्टर्स तक को भी पैसे देने लगा कि वो अपने पेशेंट्स को ये बताएं कि बेबी फार्मूला उनके बच्चों के लिए बेस्ट है। और नेस्ले यही तक नहीं रुका, इसके बाद नेस्ले साउथ अफ्रीका एंड एशिया जैसे कॉन्टिनेंट में जाकर अपने कैंपेन स्टार्ट करता है और वहां पर वो बहुत सारी सेल्स वुमेन को हायर करता है जिन्हें वो नर्सेस जैसी ड्रेस पहनाकर हॉस्पिटल्स में नव जन्मे हुए बच्चों के रूम में भेजते एंड वहां पर उनकी मदद से अपना बेबी फार्मूला यूज करने के लिए उन्हें मनाते, बजाय इसके कि वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करे। इन नर्सेस के रूम में शिपी इन सेल्स वुमेन को कमीशन पर रखा गया था। सो जितने ज्यादा जो बेबी फार्मूला सेल करेंगी उतने ही इनको पैसे मिलेंगे। सो इसी कारण ये सेल्स वुमेन बहुत ही अग्रेसिवली अपने फार्मूला को सभी माओ को बेचने लगी। इसके लिए नेस्ले उन सेल्स वुमेन को एक एक फ्री नेस्ले बेबी फार्मूला का सैंपल भी देते थे और सभी माँ अपने बच्चों को वो फार्मूला पिलाएं और जब तक वो फार्मूला खत्म होए तब तक बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम इसका यूज टू हो जाए। एंड इसी कारण मदर्स के अंदर भी मिल्क सेक्रेशन होना बंद हो जाता था और फिर ना चाहते हुए भी माँ को नेस्ले का वो फार्मूला खरीदना पड़ता था। एंड इस तरह नेस्ले ने गंदी गंदी चालें चलकर अपने बेबी फार्मूला के रेवेन्यू को दोबारा से जनरेट करा एंड इसे पीक पर ले गए। एंड इस घटिया चाल का बच्चों की सेहत के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ा, स्पेशली उन देशों में जहाँ पर पीने का पानी साफ नहीं था। वहाँ के पेरेंट्स बच्चों को गंदे पानी में ही बेबी फार्मूला मिलाकर देने लगे जिस कारण बच्चों में इन्फेक्शन, डायरिया एंड कुपोषण जैसी चीजें बढ़ गई। इसके अलावा बहुत से गरीब परिवार जो ज्यादातर बेबी फार्मूला अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो एक बार बेबी फार्मूला खरीद कर उसे पतला कर अपने बच्चों को देने लगे जिस कारण बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिले और वो कुपोषण का शिकार हो गए। नेस्ले की इस गंदी चाल के कारण 1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों की मौत हो गई सिर्फ इनके झूठे बेबी फार्मूला मार्केटिंग और कंजप्शन की वजह से, जिसमें से 2 लाख से ज्यादा बच्चे तो सिर्फ 1981 में ही मारे गए थे। आयरनी देखो, जिस कंपनी को हेनरी नेस्ले ने स्टार्ट करा था बच्चों की जान बचाने के लिए, वही कंपनी लाखों करोड़ों बच्चों की मौत का जिम्मेदार बनी। नेस्ले की इस घटिया मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का भांडा फोड़ा था द इंटरनेशनलिस्ट मैगजीन ने 1973 में। फिर 1974 में ब्रिटिश एनजीओ वॉर ऑन वांट ने भी बेबी कलर नाम से बुक पब्लिश करी थी। फिर इस बुक का जर्मन ट्रांसलेट करके पब्लिश करा गया एंड इस बुक का नाम रखा गया नेस्ले किल्स बेबीज। सो नेस्ले की यह सच्चाई सामने आने पर कई देशों ने नेस्ले को बॉयकॉट कर दिया एंड इसके खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए, जिसके बाद नेस्ले ने जर्मन के इन पब्लिशर्स पर मानहानि का केस कर दिया। ये केस 2 साल तक चला एंड गेस करो कि ये केस कौन जीता? ऑफ कोर्स नेस्ले। कोर्ट ने नेस्ले के हित में फैसला सुनाते हुए नेस्ले को निर्दोष करार कर दिया और बुक पब्लिशर्स पर $400 का फाइन लगाया। इसके बाद नेस्ले कानूनी तौर पर तो जीत गया लेकिन पब्लिकली वो ऑलरेडी हार चुका था क्योंकि उसके खिलाफ अभी भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसे बॉयकॉट किया जा रहा था एंड लोगों के मन के अंदर नेस्ले के खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई थी। सो अभी नेस्ले का नेक्स्ट स्टेप था अपनी इमेज को ग्लोबली सुधारना और लोगों के दिल में दोबारा से अपने लिए जगह बनाना, जिसके लिए नेस्ले ने कई सारे न्यू ग्लोबल प्रोजेक्ट्स को भी शुरू करा, जैसे कि साफ पानी और बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। एंड इसके साथ साथ नेस्ले ने WHO के साथ मिलकर इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूशन का पालन करने का भी कसम खाई, जिसमें इन्होंने अपने बेबी प्रोडक्ट पर मेंशन करा कि ब्रेस्ट मिल्क यानी कि माँ के दूध से बेटर ऑप्शन और कोई भी नहीं है। सो इन सब स्टेप्स के कारण नेस्ले की इमेज दोबारा से ग्लोबली सुधरने लगी एंड लोग दोबारा इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करने लगे एंड इनके प्रोडक्ट्स दोबारा से बिकने लगे। फिर 1983 में नेस्ले मैगी को इंडिया में लॉन्च करता है जो कि एक इंस्टेंट नूडल थे एंड मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैगी को इंडिया में कितना ज्यादा पसंद किया जाता है। इनिशियली मैगी का लॉन्च होने पर एक भारी मार्केटिंग करी गई थी एंड स्पेशली बच्चों को टारगेट किया गया था, जिसके लिए मैगी की एड्स में बच्चों को ही फीचर करा गया था एंड इस कारण मैगी बच्चों की फेवरेट बन गई एंड ये खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी थी। और शुरुआती के दिनों में ये बड़े शहरों में थी लेकिन बाद में ये इंडिया के कोने कोने में पहुंच गई एंड आज के टाइम में मैगी का ये हाल है कि आप ऊंचे से ऊंचे पहाड़ में भी चले जाओ, आपको वहां पर ऑक्सीजन मिले या ना मिले लेकिन मैगी डेफिनेटली मिल जाएगी। बट फिर 2015 में मैगी की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, जिसका कारण था मैगी में पाई जाने वाली लीड जो कि जरूरत से 1000 गुना ज्यादा थी एंड इसके साथ साथ इसमें MSG भी मौजूद था जो कि यहाँ पर 1% भी नहीं होना चाहिए था एंड ये दोनों ही एलिमेंट्स बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट को रोकते थे एंड कई सारे इन्फेक्शंस एंड बीमारियों का कारण बनते थे। सो इन सब चीजों के कारण मैगी का पूरा इंडिया में भारी विरोध हुआ एंड सरकार ने नेस्ले को बैन कर दिया ऑल ओवर द इंडिया एंड नेस्ले कंपनी पर 640 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया एंड फिर नेस्ले ने पूरे इंडिया से मैगी के पैकेट्स को वापस मंगवाया, जिसके कारण नेस्ले को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन
लेकिन यहाँ पर भी नेस्ले ने हार नहीं मानी। उन्होंने पैकेट वापस मंगवाए, उन्होंने दोबारा से रिसर्च स्टार्ट करी एंड मैगी के पूरे प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करा एंड उनमें से वो सभी एलिमेंट्स निकाल दिए जिसके कारण ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। एंड उसके बाद हम दोबारा से मैगी को हेल्दी बनाया और उसे सरकार से टेस्ट को पास करवाया एंड दोबारा से उसे लॉन्च करा। नई ब्रांडिंग हुई, नई एडवर्टाइजमेंट हुई एंड दोबारा से लोग मैगी को पसंद करने लगे एंड आज के टाइम में मैगी उतनी ही ज्यादा पॉपुलर है जितनी तब थी जब ये लॉन्च हुई थी। इसके अलावा नेस्ले की एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है दी वाटर कंट्रोवर्सी, और ये सिर्फ एक देश के साथ नहीं बल्कि मल्टीपल देश के साथ है, जैसे कि पाकिस्तान, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। दरअसल में ये हुआ था कि नेस्ले कंपनी ने वहां पर सभी इलाकों में ग्राउंड वाटर को भारी मात्रा में बाहर निकाला एंड उन्हें फिल्टर कर अपनी वाटर बोतल्स में बेचा महंगे दामों पर, जिसके कारण वहां पर जितने भी लोकल एरियाज थे वहां पर पानी का स्तर बहुत ज्यादा नीचे चला गया एंड लोकल्स को बहुत ज्यादा दिक्कत आई एंड फिर सभी नेशंस ने नेस्ले के ऊपर केस ठोका। लेकिन एज यू नो मनी स्पीक्स, तो नेस्ले इजीली पैसे देकर इन सभी चीजों से बाहर निकल गया एंड वहां पर उन्होंने वो काम करना बंद कर दिया। लेकिन इसी दौरान उन्होंने काफी ज्यादा पैसे भी छाप लिए, बट वहां के लोकल्स को बहुत ज्यादा दिक्कत आई, स्पेशली पाकिस्तान को। सो ये थी हिस्ट्री ऑफ नेस्ले कंपनी। एंड हम सभी को पता है कि कोई भी कंपनी दूध की धुली हुई नहीं होती, जितनी बड़ी कंपनी होती है उसके कांड भी उतने बड़े होते हैं और वो अपनी कंपनी को आगे ले जाने के लिए ऐसे बड़े बड़े और घटिया घटिया कांड करते रहते हैं। और इसी तरह से अगर आप नेस्ले की तरह ही पूरी चॉकलेट इंडस्ट्री की डार्क रियलिटी जानना चाहते हैं कि चॉकलेट कैसे बनती है, उसे कैसे हार्वेस्ट करा जाता है एंड उसके पीछे क्या क्या डार्क रियलिटी है, सो मेरी ये वीडियो चेकआउट जरूर करना।